नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल शाम से एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके साथ एप्स्टीन का, इसके अलावा हरदीप पुरी का, कुछ और उसमें कोलाज हैं और उसके साथ कुछ नई पीढ़ी के बच्चे बैठाए गए हैं, नौजवान बैठाए गए हैं। एक महिला रिपोर्टर है, वो उनमें से एक से पूछती है, आप जानते हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में? वो कहता है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। फिर वो पूछती हैं कि क्या प्रधानमंत्री का उससे कोई लेना देना है? तो वो कहता है कि अगर कोई इस तरह की बात की जा रही है तो हो सकता है वीडियो से कोई छेड़छाड़ की गई हो। यानी उस धरने पर बैठाए गए युवक को ये भी नहीं पता कि कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई मेल है, क्या है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है और कांग्रेस के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे युवक से पूछते हैं, वो कहता है कि जी मैं तो योगी का प्रशंसक हूँ, फैन हूँ। हमें तो यहाँ ला करके बैठा दिया गया, हमें इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पहले वाला युवक था, उसने कहा कि हमें तो यहाँ बैठने के लिए 300 रुपए मिले। अब अगर एक युवक को 300 रुपए मिले हैं, तो जो बाकी के युवा वहां बैठाए गए हैं, उनको भी कम से कम 300 रुपया तो मिले होंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां बैठाया है, कोई और तो क्यों खर्च करके बैठाएगा? तो आप जरा अंदाजा लगाइए, इसके 2-3 संकेत और संदेश जाते हैं। पहला, जिस दिल्ली में धरने पर युवाओं को ला करके बैठाया गया, अब वो पता नहीं घंटे के हिसाब से उनको भुगतान हुआ है या आधा दिन के हिसाब से या 2-4 घंटे के हिसाब से, जैसे भी हुआ होगा, भुगतान हुआ है। अगर उनको ला करके बैठाया गया है और किराए पर लाया गया है उनको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली में आपके पास यानी कांग्रेस के पास अब इतने भी कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता नहीं बचे हैं कि जो अपना काम-काज छोड़ कर के आपकी जो ये बेहूदगियां हैं, ये जो फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश और साजिश है, इसके लिए अपना काम छोड़ कर के आकर के जो आपने बड़ा सा पोस्टर बैनर लगाया है, उसके पास आकर के बैठ जाएं 2-4 मिनट के लिए या 2-4 घंटे के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए, वो दीवानगी सिवानगी तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी इतने नहीं बचे हैं कि जो ऐसी जगह जाकर के आपकी कॉल पर बैठ जाएं। तो अगर आप उस पोस्टर के साथ बैठाने के लिए युवाओं को 300 रुपया देकर के बुला रहे हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि वो जो 13 महीने का आंदोलन चलवाया गया था दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उस पर कितना खर्च किया गया होगा। और उसमें तो बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व थी, उसमें वो पन्नू सन्नू एंड कंपनी और जो विदेशों में बैठे हुए भारत विरोधी और मोदी विरोधी तत्व हैं, वो भी फाइनेंस कर रहे थे। देश के भीतर भी ऐसे बहुत सारे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलता करने के लिए बहुत ही उतावले हैं और जल्दबाजी में हैं। उन सबके पेट में दर्द हो रहा है कि ये आदमी तो जम करके बैठ गया है और देश की जनता भी इनको कहीं नहीं जाने दे रही है। देश की जनता भी इनके साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो किस तरीके से साजिशें बुनी जाएं, जो नहीं है
वो भी, उस पर भी झूठ बोला जाए कि नहीं ऐसा है। अभी अगर भारत और यूएस की ट्रेड डील हुई है और जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से किया, इन्होंने उस पर भी सवाल खड़े किए। इन्होंने कहा कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ही भारत के फैसले लेंगे? वो तो इनकी अक्ल में तब आया कि भाई अगर टैरिफ बढ़ा करके 50% डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, अमेरिका ने किया था, तो उसको वापस लेने का ऐलान भी तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ही करेंगे। और अगर वो टैरिफ वापस होना था और हुआ और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसका ऐलान किया, तो जाहिर है जो पिछले 7-8 महीने से बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच में, तो किसी नतीजे पर पहुंचे होंगे दोनों देश। कुछ मुद्दों को लेकर के अमेरिका प्रेशराइज कर रहा था, कुछ मुद्दों पर हम अड़े हुए थे। जो वो चाहते थे, डेयरी और कृषि उपज यहां लाना और उसको भारतीय मार्केट तक पहुंचाना, उसके लिए भारत तैयार नहीं था। इसीलिए तो 7-8 दौर की बातचीत हुई और गतिरोध बना रहा। तो अगर उस पर तैयार होना ही था भारत को या मोदी सरकार को, तो वो तो डे वन में हो जाता, फिर 50% टैरिफ भी नहीं लगता। लेकिन हर बार नया प्रोपेगेंडा। अब क्या कह रहे हैं कि साहब पहले 3% टैरिफ था, अब 18% है, यानी 6 गुना टैरिफ अभी भी है। अब कोई इनसे ये पूछे, अक्ल के अंधों से, कि दुनिया के अब कौन से देश पर अमेरिका का 3% टैरिफ है? जो बदले हुए हालात हैं, जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे देशों पर, किसी पर 15%, किसी पर 18%, किसी पर 20%, किसी पर 34% टैरिफ लगाए हुए हैं। कुछ देशों पर अभी भी 50% टैरिफ लगे हुए हैं। तो अगर वो सब पर इतने लगा रहे हैं, तो क्या भारत पर इतनी बड़ी कृपा बरस जाएगी उनकी तरफ से कि वो सीधे 3% ही कर देंगे या 0% कर देंगे? लेकिन इनको इशू बनाना है। अमेरिका के व्यापार विभाग की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका। ये भी खबर आ गई कि भारत के कुछ ऐतराजों के बाद जो फैक्ट शीट थी, उसमें बदलाव किए गए हैं। जैसे 500 अरब डॉलर का जो कहा गया था कि भारत ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है, अब उसमें संशोधन किया गया कि भारत इच्छा रखता है। इसी तरीके से कुछ दालों पर, कुछ दूसरी चीजों पर जो टैरिफ थे, वो और कम कर दिए गए हैं। कई ऐसी चीजों में संशोधन हुए हैं, लेकिन इनको चूंकि एक आंदोलन खड़ा करना है और वैसे ही हालात पैदा करने हैं जैसे 2022 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। उस समय 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से 2020 के आखिरी महीने में यहां पंजाब से, हरियाणा से कुछ लोगों को, कुछ वेस्ट यूपी के बदनाम चेहरों को और कुछ दूसरे लोगों को लाकर के दिल्ली में बैठा दिया और वो 13 महीने तक आंदोलन चलवाया गया। 13 महीने तक आंदोलन चलवाया गया। 3 कृषि कानून जो इस देश के 86-88% लघु मझोले सीमांत किसानों के लिए तैयार किए गए थे कि उनकी आमदनी दोगुना कर दी जाए,
उसके बारे में बदनामी की गई, झूठ बोले गए, उनको काले कानून बताया गया। मीडिया बार-बार पूछता रहा कि इसमें काला क्या है? ज़रा बताइए, कौन-सा बंद, उपबंध, नियम, उपनियम में आपत्तिजनक बातें हैं या किसान विरोधी बातें हैं? ये जो वार्ताकार थे, जो 22 वार्ताओं में शामिल हुए थे केंद्र सरकार के साथ, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। लेकिन 13 महीने तक आंदोलन चलाया गया और बाद में योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दी थी। 2022 में अगर वो माहौल का फायदा नहीं उठा पाए, ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग नहीं कर पाए, तो हम तो उनके लिए करने से रहे वहां जाकर के। यानी वो पिच तैयार कर रहे थे। तो उसी तरह की पिच तैयार करने की कोशिश इस समय कांग्रेस के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, 13 फरवरी, इन्होंने यानी राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के अलग-अलग हिस्सों के 16-17 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे आकर के संसद स्थित उनके अपने ऑफिस में मुलाकात की। ये वहां के चित्र हैं। इनमें कई आपको सिख दिखाई देंगे, कई दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि मंडल बताए गए हैं कि साहब उन्होंने आकर के मुलाकात की थी। आज की बात है ये। अब जरा याद करिए, 2020 दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जब वो आंदोलन शुरू करवाया था यहां दिल्ली में, तब भी यही नाटक नौटंकी हुई थी। संसद भवन के ही अपने ऑफिस में राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस का ऑफिस था, उसमें उनको बुलवाया था मुलाकात करने के लिए। क्यों भाई? कांग्रेस ऑफिस में बुला करके बात नहीं कर सकते क्या? या कहीं होटल में बात नहीं कर सकते? या किसी कॉमन प्लेस पे नहीं कर सकते? पार्लियामेंट ही क्यों बुलाते हैं? एक संदेश और संकेत देने के लिए। और जो संसद भवन का स्टाफ है, अधिकारी हैं, उनको असमंजस में डालने के लिए। और शायद वहां मीडिया कवरेज जरा और बेहतर मिल जाती है, तो एक जो सो कॉल्ड किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखो, मेरे में ये ताकत है कि मैं आपको संसद भवन के अंदर अपने दफ्तर बुला सकता हूं। आमतौर पर तो जब तक कोई सांसद के हस्ताक्षर ना हो जाए, पास ना बन जाए, कोई संसद भवन के अंदर जा नहीं सकता है। लेकिन ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्यों हो रहा है। एक के बाद एक जो ट्रेड डील हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हो गई, अमेरिका के साथ हो गई। यूरोपियन यूनियन के साथ होने का मतलब है 27 देश उसकी छतरी के नीचे हैं। और जो यूरोप का हिस्सा 3 और देश हैं जो उसकी छतरी के नीचे नहीं है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ भी भारत की ट्रेड डील हो गई है। यूएस और यूरोपियन यूनियन के अलावा भी 5 और देशों के बीच में पिछले 6 महीने के भीतर हो गई है। तो भारत के लिए किस तरह की संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं। और 2013-14 में जो हमारी इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट पायदान पर थी, वो अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। जल्दी ही 1.5-2 साल के भीतर ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, रेलवे है, इनकी जो सूरत बदल रही है, हवाई अड्डे हैं, उनकी जो सूरत बदल रही है, लोगों का जो जीवन सुधर रहा है, 24-25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो ये चीजें, और आप देखें तो दिल्ली में और दूसरी जगहों पर भी, लेकिन दिल्ली में अलग अलग मंत्रालय किराए की बिल्डिंगों में चल रहे थे, जिनका साल भर का किराया करीब 1,500 करोड़ के आसपास जाता था। अब सेंट्रल विस्टा बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और
सारे मंत्रालय नई बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री का ऑफिस नई बिल्डिंग में आज ही उसका लोकार्पण हुआ है। नई पार्लियामेंट बन गई है। जो कभी नहीं हुआ, जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वीर गति को प्राप्त जिन्होंने किया है देश की सेवा में, सरहदों की रक्षा करते हुए या शांति काल में भी, ऐसे वीर सेनानियों को, पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए दिल्ली में बाकायदा युद्ध स्मारक और दूसरी चीजें बनी गई, म्यूजियम बने हैं। ये सारी चीजें, और आज अगर देश इस स्थिति में आ गया है कि अमेरिका भी हमसे ट्रेड डील करने के लिए मरा जा रहा है, यूरोपियन यूनियन भी यहां संभावनाएं देख रही है, और हम आज इस पोजीशन में आ गए हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश अब भारत को लीडर के तौर पर देख रहा है। मैंने अपने एक और प्रोग्राम में बताया था कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और कांग्रेस की क्या हालत है, राहुल गांधी की क्या हालत है। ये कोई धरना प्रदर्शन, और ये भी बनावटी मुद्दों पर झूठ बोल करके एक फैब्रिकेटेड चीजें तैयार करो, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढने निकलते हैं टॉर्च लेकर के, तो कोई वहां बैठने को तैयार नहीं, अपना जो कामकाज है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और दिल्ली जैसी जगह, जो देश की राजधानी है, जहां शीला दीक्षित एक जमाने में 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रही थी। वैसे उनके बेटे का भी एक वीडियो मेरे पास है, मैं आपको चला करके दिखा सकता हूं। वो अपनी ही माताजी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी आजकल वायरल हुआ पड़ा है वो, और उसमें वो ये मान रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से हराया था, बेइज्जत करके हराया था। तो ये हालात क्यों पैदा हुए थे? मिस रूल किया होगा इसलिए ना। और जिन जिन राज्यों में इनको चुन भी लेते हैं किसी वजह से, बीजेपी या क्षेत्रीय दलों के प्रति नाराजगी होने की वजह से, क्या कारण है कि 5 साल में आपको धकिया करके फिर सत्ता से बाहर निकाल देते हैं लोग। वो वीडियो मुझे मिल गया है जो संदीप दीक्षित ने कहा है, सुन लेते हैं। को 2013 में हराया नहीं था। मैं माफ करिए, ये अपनी मां के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दिल्ली वालों ने जलील करके हराया था। इतनी बुरी हार शायद किसी इनकम्बेंट सरकार की इस देश में नहीं रही। तो इतनी बुरी हार, इतनी शर्मनाक हार, इतना जलील करके अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को सत्ता से बाहर करती है धकेल करके जनता, तो इसकी वजह क्या है? और इसका उल्टा, भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में सरकार बनाती है तो वो लंबे समय तक रहती है, लोग बार बार उसको चुन करके लाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्या राहुल गांधी कभी अपने मुंह पर हाथ फेर करके देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं? और हर मामले में झूठ बोलना, झूठ परोसना, गलत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करना, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करना। अब ये एप्स्टीन फाइलों से या एप्स्टीन से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना हो सकता है? वो जिस तरह के यौन अपराधों में संलिप्त रहा है, जिस तरह के बहुत ही निचले स्तर के आरोप उस पर लगे हैं, और जिन जिन के नाम आ रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, क्लिंटन हो, या सॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने सीईओ, तमाम लोग, उनकी छवि वैसी है। लेकिन कोई मेल किसी को भेजी गई और उसमें मोदी जी के इजराइल दौरे का अगर जिक्र है, 2017 के दौरे का, तो उसको जितने निकृष्टतम तरीके से, जितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन लोगों ने पोर्ट्रे करके प्रधानमंत्री की छवि पर हमला करने की कोशिश की है, इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत कोई और दूसरी हो नहीं सकती है।
और देश क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, उनकी साफ सुथरी ईमानदार छवि के बारे में जानते नहीं हैं? वो 13.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब 11.5 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। गुजरात को उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में तब्दील कर दिया, देश को उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरीके से सम्मान दिला दिया, एक विशेष स्थान दिला दिया। आज हालत ये है कि हम जो चाइना, जहां यूरोपीय देशों को के लिए एक सप्लाई चेन बना हुआ था, आज यूरोपीय देश भारत की तरफ देख रहे हैं। तो इनको लग ये रहा है कि साहब अगर यही हाल रहा अगले 5-7 साल और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की बागडोर रह गई, तो फिर ये जिंदगी में कभी वापसी तो अब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी राज्यों में हालत देखिए ना क्या हो गई है। जम्मू कश्मीर 90 के विधानसभा का सदन केवल 6 सीटें जीती, बिहार 243 का सदन केवल 6 सीटें जीती, दिल्ली के 6 चुनाव पिछले 3 लोकसभा के 3 विधानसभा के कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। और ऐसे बहुत बड़े राज्य, बंगाल से साफ, तमिलनाडु में केवल डीएमके की वजह से सीटें आ जाती हैं, अपना कुछ बचा नहीं है। उड़ीसा से साफ, झारखंड में पिछलगू पार्टी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहां कभी इनका एक छत्र राज हुआ करता था, लोकसभा की मैक्सिमम सीटें आती थी, 1989 तक वहां इनके मुख्यमंत्री थे, वहां केवल 2-2.5% वोट शेयर इनके पास और 2 एमएलए हैं, खत्म, फिनिश। तो पार्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो पार्टी लगातार जीत रही है और जो प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी छवि पर लगातार प्रहार करेंगे, उसके लिए चाहे कितना भी बड़ा झूठ बोलना पड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जो इस देश के लिए कर रहे हैं वो सबकी समझ में आ रहा है। अब मीडिया है जो इनके पीछे या तो पागल है, या उनको लगता है कि ये टीआरपी दे सकते हैं, या इनके बयानों को रोजाना ब्रेकिंग करके वो चलाते हैं। शायद उनको एक बहाना मिल जाता हो कि स्टूडियो को सजाओ और उस पर जो है वो बेवजह की बहस कराना शुरू करो। यही हो रहा है। ऐसा लगता है कई बार कि राहुल गांधी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वरना जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने सदन के भीतर की है, जिस तरह उन्होंने स्पीकर का अपमान किया, प्रधानमंत्री पर आक्षेप किए, उसके बाद पहले तो मोदी सरकार इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मोशन लाने वाली थी, लेकिन बाद में सोचा गया कि ये रास्ता ठीक नहीं होगा, कुछ परमानेंट इलाज किया जाए। तो अब निशिकांत दुबे सब्सटेंटिव जो है एक मोशन लेकर के, विशेष मोशन आप कह सकते हैं, वो लेकर के आ रहे हैं। और उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसी शुक्रवार को जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी। सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं।
तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी, तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। लेकिन रविशंकर प्रसाद का जो बयान था आज का, वो सीधा राहुल गांधी के ऊपर कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और संसद के नियमावली किसी को भी नहीं मानते हैं। जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तो जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तो उनकी पार्टी का हाल तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख ही रहे हैं, जिस दिन वो संसद में खुराफात कर रहे थे उसी दिन महाराष्ट्र के जिला परिषद का रिजल्ट आ रहा था और वहां भी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई, नगर निगम में साफ हो गई। इनकी बौखलाहट की वजह एक्चुअल में यही है, भारतीय जनता पार्टी जीत पर जीत दर्ज करती जा रही है और राज्य दर राज्य देश की जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाती जा रही है। आज की एक और महत्वपूर्ण घटना, कार्यक्रम के आखिर में मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ये मुगलों की निशानियां हैं, जो अंग्रेजों की निशानियां हैं, जो गुलामी की प्रतीक हैं, उनसे देश को बाहर लेकर के आ रहे हैं। और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र किया था, कहा था कि हम अब उस एरा से बाहर निकल करके आए जो गुलामी की प्रतीक। तो आज वो भी अपने नए बने कार्यालय में शिफ्ट हो गए हैं। वो उन्होंने लोकार्पण किया है और लोकार्पण करने के बाद एक संबोधन भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शासन नहीं सेवा, ये संकल्प हमें लेना है। तो नए अपने सेवा तीर्थ जिसका नाम दिया गया है, वहां प्रधानमंत्री कैसे पहुंचे, उसका उद्घाटन कैसे किया और क्या बोले, उसका संक्षिप्त सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये नया ऑफिस है प्रधानमंत्री का, जो आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री को नहीं सूझा कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक के बजाय प्रधानमंत्री का और तमाम मंत्रालयों का एक नया भवन होना चाहिए। ये उनके दफ्तर का भी मैं अंदर का आपको दिखा देता हूं। ये प्रधानमंत्री अपने नए सेवा तीर्थ कार्यालय में पहले दिन कुछ फाइलों पर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब देश यहां से चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है संक्षिप्त सा सुन लेते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है आखिर में, वो भी मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को
सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, उनकी सोच और देश को जो उसकी मूल पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, जो गौरवपूर्ण इतिहास हमारा रहा है मुगल काल से पहले का और अंग्रेजों के 200 साल के राज से पहले का, उसी की प्रतिष्ठापना में लगे हुए हैं। और ये पच नहीं रहा इन लोगों को। इनके लूट के रास्ते बंद हो गए, दलाली बंद हो गई है। इसलिए इनको अब इस सरकार को बदनाम करने और उसके बीच से रास्ता निकालने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन ये इनको कहां लेकर के जाएगा कह नहीं सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम मोदी सरकार ने किया है। वंदे मातरम के सभी 6 जो बंद हैं वो सब अब गाए जाएंगे, केवल 2 नहीं उच्चारित किए जाएंगे और गाए जाएंगे। हर स्कूल कॉलेज में
ये व्यवस्था की गई है। हर सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों में ये गाए जाएंगे, राष्ट्र गान से पहले गाए जाएंगे। और कुछ लोगों के बयान आने शुरू हुए हैं, कुछ धार्मिक संगठनों के, जमीयत उलेमा हिंद के, अरशद वदनी वगैरह, असदुद्दीन ओवैसी, कुछ दूसरे लोगों के, यहां तक के समाजवादी पार्टी के लोगों के भी कुछ बयान आए हैं इसके विरोध में कि ये कैसे किया जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ का सुनिए, उन्होंने विधानसभा में क्या कहा है। इसी के साथ हम कार्यक्रम का अंत करेंगे, लेकिन जरा योगी को सुनिए, योगी क्या कह रहे हैं। सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। 8:30 बजे का ये शो अब आप मेरे साथ ही रोजाना देखा करेंगे। ये जो हमने बदलाव किया है, दिन भर की जो बड़ी घटनाएं होंगी और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत से रिलेटेड कोई ऐसी घटना हुई है तो वो भी हम इसमें लेंगे। तो ये जो बदला हुआ स्वरूप है, इस पर भी अपनी राय दें और आगे से लगातार ये कोशिश होगी कि मैं खुद आपके समक्ष रूबरू हूं और आपके जो भी सुझाव हों इस कार्यक्रम के बारे में आप दिल खोल करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।